Hello friends, today I am going to teach you the Indian Contract Act। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है और ये फर्स्ट सेमेस्टर नेट के एग्जाम, क्लैट के एग्जाम्स और विभिन्न प्रकार के लॉ के एग्जाम्स में आता है। इसे हिंदी में संविदा का कानून भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872 में। दिस इज द ईयर जब वो आया। और came into force मतलब एग्जिस्टेंस में कब आया? came into force 1 सितंबर 1872। ठीक है। इसके अलावा ये और एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब कि एग्जॉस्टिव मतलब केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना लिखा हुआ है इतना ही नहीं है, जब उससे ज्यादा भी है। ठीक है, तो ये एक चीज है। चलिए अब आगे बताते हैं कि कैसे अलग अलग एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 to 75, it talks about contract law। सेक्शन 124 to 238 it talks about special contract। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? indemnity, guarantee, bailment, एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि सेक्शन 1 से 124 में क्यों आ गए? क्योंकि बीच के सेक्शंस रिपील कर दिए गए। अब हम बताएंगे कौन से सेक्शंस रिपील कर दिए गए, तो हम उनके बारे में अब आपको हम क्लियरली बताते हैं। तो सेक्शन 76 to 123 ये हो गया रिपील, और इसकी जगह पर आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कब आया? 1930 में, और 1930 में रिपील भी हो गया। इसके अलावा सेक्शन 239 to 66 क्या हुआ इसका? ये भी रिपील हो गया, और इसकी जगह पे आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये
दोनों रिपील हुए और इनकी जगह पर ये और ये आ गया। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब देख लेते हैं आगे। सेक्शन वन इसकी एप्लीकेबिलिटी बताता है। एप्लीकेबिलिटी बताता है। तो ये होल इंडिया में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, बट 2019 के अमेंडमेंट के बाद ये चीज पॉसिबल हो गई है। तो अब हम सेक्शन 2 करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सेक्शन 2 में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारी टर्म का। तो ए में क्या दिया हुआ है? ऑफर। ऑफर इसको प्रपोजल भी बोलते हैं। और चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ठीक है, ए पर्सन बी पर्सन को आईफोन बेचना चाहता है फॉर द आईफोन फॉर द ₹50,000। अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2B में। और जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ये भी सेक्शन 2B में ही दिया गया है। यहां पर ए क्या हो गया? ए हो गया प्रॉमिसर और बी हो गया प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर सेक्शन 2C में दिया है, प्रॉमिसी भी सेक्शन 2C में दिया है। ठीक है, अब सेक्शन डी देख लेते हैं। सेक्शन 2 का डी प्रोवाइड्स कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? तो कंसिडरेशन जो होती है वो मॉनेटरी टर्म में या किसी और टर्म में हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को आईफोन दे रहा है और बी उसके बदले में उसको 50,000 दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, ई क्या बोल रहा है? सेक्शन 2E इट टॉक्स अबाउट एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, ये दोनों चीजें एग्रीमेंट बनाती हैं। अब जब एग्रीमेंट हो गया है तो हम ये समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अभी हम सेक्शन F और सेक्शन G ये दोनों को अभी नहीं कर रहे हैं, सीधे हम पहले कॉन्ट्रैक्ट समझ लेते हैं। 2H। तो 2H में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझते हैं। एनी एग्रीमेंट which is
enforceable by law is called contract. ओके, तो ये 2H में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब F में क्या है? F में है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में होता है, जैसे मान लीजिए हमने आईफोन खरीदने के लिए 50,000 का प्रपोजल किया और दूसरी पार्टी कह रही नहीं 50,000 में नहीं, मुझे 45,000 में चाहिए। जैसे ही वो रेसिप्रोकल ऑफर दे रही है, वैसे ही अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलेंगे। ठीक है, अब देख लेते जी में क्या है। तो जी है हमारा, जी में है वाइड एग्रीमेंट। तो जो चीजें इन्फोर्सेबल, कोई एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इन्फोर्सेबल, तो वो वाइड होगा। वाइड मतलब होता है जीरो, नथिंग, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो लीगली बाउंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा हम समझ लेते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ये तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आई में। तो आई में क्या है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप कोई मैरिज में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, माइनर मैरिज में। माइनर मतलब जो 18 ईयर्स से नीचे है। अगर किसी लड़की की शादी 18 ईयर से पहले हो जाती है माइनर में, पहली बात तो वो इलीगल है, मान लीजिए हो जाती है, तो ऐसे में अगर लड़की 18 ईयर्स की हो जाएगी तो वो उसके विश पे है कि या तो वो छोड़ दे उसको, या तो फिर वो उसके साथ रहे। तो ये हो गया वाइडेबल, मतलब कि एक पार्टी की सहमति पे ये सब डिपेंड करता है। तो ये हो गया। तो अब ऑफर कर रहे हैं, एक हम लोग केस कर लेते हैं जल्दी से, वेलफोर वर्सेस वेलफोर। तो वेलफोर वर्सेस वेलफोर में क्या हुआ? ये ऑफर का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वेलफोर वर्सेस वेलफोर। तो इसमें क्या हुआ? एक हस्बैंड था और उसकी वाइफ को मेडिकल प्रॉब्लम थी, दैट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। ओके, अर्थराइटिस था उसकी वाइफ को। तो इनकी पोस्टिंग थी सिलोन, दैट इज श्रीलंका। ट्रीटमेंट हो रहा था इंग्लैंड में, तो ये वहां पर ही अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी इंग्लैंड में। हस्बैंड साहब ने इनको, वाइफ को प्रॉमिस किया कि हम कुछ अमाउंट कितना था? अमाउंट
30 पाउंड था, तो अमाउंट जो था वो 30 पाउंड था। 30 पाउंड था, 30 पाउंड, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ दिनों के लिए तो दिया 30 पाउंड और फिर उसके बाद देना बंद कर दिया। तो वाइफ पहुंच गई कोर्ट और उन्होंने कहा कि ये अपना प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर रहे थे। तो कोर्ट ने कहा आपने जो भी प्रॉमिस किया उसमें लीगल ऑब्लिगेशन का अभाव है, लीगल ऑब्लिगेशन का अभाव है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन का इसमें अभाव है। तो कोई भी प्रॉमिस करिए तो उसको लीगली जरूर एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास इतना ही, नेक्स्ट डे पढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच।